हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइनिंग मून में। आज हम सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? जिसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। किसने किया? स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। और इसको क्या कहा जाता है? इसे आरएस थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, नैमित्तिकी सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और पुनर्बलन सिद्धांत। तो रीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन नामों से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्रिय अनुबंध सिद्धांत देकर आपको पूछा जाएगा कि इसके प्रतिपादक क्या नाम है, या स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसका क्या नाम है। तो हो सकता है कि आपको सक्रिय अनुबंध सिद्धांत ऑप्शन में नहीं मिले, इसकी जगह आपको ये सिद्धांत मिल सकते हैं, जिसमें आरएस थ्योरी है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, नैमित्तिकी सिद्धांत और कार्यात्मक सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। इस प्रकार के जो आपको वहां पर सिद्धांत मिल सकते हैं। तो आपको इसमें सभी को इसके नाम याद रखने हैं, जो जटिल नाम होते हैं, लेकिन बार बार हम प्रैक्टिस करने पर ये नाम क्या हो जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं। तो देखते हैं जो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, आरएस थ्योरी क्यों कहते हैं इसको? आरएस थ्योरी क्या होती है? पहले क्या मिलेगा? पहले हमें क्या करनी होगी? क्रिया करनी होगी। क्रिया करने से हमें क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा, उद्दीपक। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया और उद्दीपक। तो जो आज थॉर्नडाइक का जो एसआर थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी थी? एसआर थ्योरी पर, ये इसके विपरीत आरएस थ्योरी पर काम करता है, आरएस थ्योरी के सिद्धांत पर काम करता है। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था? प्रभाव, जो मुख्य नियमों में प्रभाव का सिद्धांत था, उस पर यह काम करता है और एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी के रूप में व्यक्त करता है। इनका मानना, स्किनर का मानना है कि बार बार प्रतिक्रिया करने से क्या हो जाती है? प्रतिक्रिया करने से, बार बार प्रतिक्रिया से हमें क्या मिलता है? उद्दीपक प्राप्त होता है। और उद्दीपक प्राप्त होते ही हमें क्या तुरंत उद्दीपक के बाद में क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन मिलना चाहिए, ताकि इसके लिए क्या कर सके, बार बार जो कोशिश की जाती है उसमें एफर्ट ज्यादा लगाया जा सके और परिणाम में भी इसकी ज्यादा दोहरी भूमिका होती है। तो हम देखते हैं इसके बाद क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत कहते हैं इसको, नैमित्तिकी सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, इसमें क्या होती है? इसमें बार बार क्रिया की जाती है और उसके बाद में जब परिणाम मिलता है तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है, तो इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सक्रिय व्यवहार। सक्रिय व्यवहार किसे कहते हैं? सक्रिय व्यवहार किसे कहते हैं? ऐसा व्यवहार जो अज्ञात उद्दीपक के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? अज्ञात उद्दीपक के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसे सक्रिय व्यवहार कहते हैं। ऐसा मानते हैं अगर हमें किसी उद्दीपक का, हमें किसी लक्ष्य का पता नहीं है और हमारा क्या हो रहा है, हमारा व्यवहार अपने आप हो रहा है, तो वो क्या हो गया? सक्रिय व्यवहार होगा। जैसे लिखना हमने सीखा, लिखना, पढ़ना, दौड़ना और क्या है, हाथ पैर हिलाना, सोचते हुए चलना। जैसे जैसे हम हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे हैं, तो जो हमारा व्यवहार क्या है? सक्रिय व्यवहार है। इसका हमें पता नहीं होता कि इसे हाथ पैर हिलाने से क्या होगा, तो ये कौन सा व्यवहार हो गया? सक्रिय व्यवहार हो गया। अज्ञात उद्दीपक के लिए, इसका कोई उद्दीपक नहीं होता, पढ़ना लिखना, और इसके अलावा जो हम चलते चलते सोच रहे हैं, सोचते हुए भी क्या हो सकता है? ये अज्ञात उद्दीपक है। सोचने से हमें क्या कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सक्रिय व्यवहार क्या हो गया? ऐसे व्यवहार जो किसी अज्ञात उद्दीपक के लिए किया जाता है उसे सक्रिय व्यवहार कहते हैं। लिखना, पढ़ना, चलते चलते सोचना या बैठे बैठे पैर हिलाना या हाथ हिलाना क्या हो गया? सक्रिय व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कौन सा हो गया? अनुक्रिया व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार ऐसा व्यवहार जो ज्ञात उद्दीपक के लिए किया। अज्ञात उद्दीपक के लिए क्या होता है? सक्रिय व्यवहार, और ज्ञात उद्दीपक के लिए के प्रति होने वाला उसे अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। ऐसा उद्दीपक जो ज्ञात उद्दीपक के लिए होता है उसे अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। तो हम देखते हैं जैसे पिन चुभने पर हाथ का तुरंत खींचना। जैसे पिन चुभती है तो क्या होता है? एक्टिविटी होती है और हाथ तुरंत दूर चला जाता है या खींच जाता है। तो पिन चुभते क्या हो जाती है? एक्टिविटी होती है और अपना हाथ तुरंत दूर चला जाता है। इसके बाद में देखते हैं तीव्र प्रकाश में आंख की पुतलियों का
एकदम एकाएक बंद हो जाना। तो अगर तीव्र प्रकाश आ रहा है हमारे आंखों के सामने, तीव्र प्रकाश आ रहा है तो हमारे आंखों की पुतलियां क्या हो जाती है, अचानक बंद हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, अपने को आपको सिक्योर कर लेती है। तो ये क्या हो गया, अनुक्रिया व्यवहार। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी दर्शाई जाती है, जैसे अगर पिन चुभ रही है या कोई जलती हुई वस्तु हमारे दिखाई देती है और जैसे ताप महसूस होता है तो हम अचानक क्या हो जाती है, हमारी जो उंगली है या हाथ है अचानक दूर हो जाता है। और जैसे ही अगर तेज प्रकाश हमारे सामने आता है आंखों के सामने, तो आंखें की जो पुतली होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप को सिक्योर कर लेती है और बंद हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। सक्रिय व्यवहार ऐसा व्यवहार जो अज्ञात उद्दीपक के प्रति होता है उसे सक्रिय व्यवहार कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक स्किनर होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी होती है। क्या है, थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी को इन्होंने क्या माना, आरएस थ्योरी के रूप में स्वीकार किया, थ्योरी को स्वीकारा। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी बताई थी, उन्होंने स्टिमुलस पहले बताया था और रिस्पॉन्स बाद में बताया था। थॉर्नडाइक ने बताया था कि पहले हमें क्या हो गई, स्टिमुलस दिखाई दिया जाएगा और दिखाया जाएगा। पहले क्या दिखाया जाएगा, पहले हमें कोई उद्देश्य या स्टिमुलस दिखाया जाएगा, उद्दीपक दिखाया जाएगा, उसके बाद में क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्स होगा, हमें अनुक्रिया करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो स्किनर ने थ्योरी बताई उसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि पहले हमें क्या करनी होगी, पहले हमें अनुक्रिया करनी होगी और अनुक्रिया करने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा या क्या मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा। तो इन्होंने जो एसआर थ्योरी थी उसको आरएस थ्योरी में स्वीकार किया। इसके अलावा इसके जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर, प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा स्किनर ने बताया कि जो बार बार लगातार क्रिया करने से क्या हो जाती है, लगातार क्रिया करते रहने से जब भी परिणाम मिलता है तो परिणाम मिलने पर क्या होना चाहिए, पुनर्बलन मिलना चाहिए। क्रिया करने से परिणाम मिलता है तो पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। स्किनर ने बताया कि जो बार बार प्रतिक्रिया करने से, अनुक्रिया करते रहने से, क्रियाएं करते रहने से क्या होती है, जब हमें परिणाम मिलता है तो परिणाम मिलते छोटे छोटे परिणामों पर भी क्या देना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, जो क्रिया करने की जो गति है उसमें वृद्धि हो और वो ज्यादा एफर्ट के साथ ज्यादा कोशिश करे और क्या हो सके, उससे जो उद्दीपन प्राप्त की जो किया है, उद्दीपन प्राप्त किया है तो उसमें पुनर्बलन मिलना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो इसे शुरू में क्या करता है, कुछ ए या बी ऐसे सीख लेता है, तो जैसे लाइन खींचना भी सीख लेता है तो जो शिक्षक होता है वो क्या बोलता है, अच्छा गुड, तो उसे क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है और वो सोचता है कि जैसे ही मैं अच्छा काम करूंगा तो क्या होगा, मेरे सर के द्वारा मुझे सराहा जाएगा और अच्छा या गुड दिया जाएगा। जैसे हम पहले जो पिछली क्लासों में हमने जब छोटे थे तो उस समय क्या देखते थे, जैसे ही किताबों में कॉपियों में हम किसके लिए भागते थे, गुड लेने के लिए भागते थे, वेरी गुड लेने के लिए भागते थे, तो क्या था, वो हमारे तरफ एक पुनर्बलन था। और शिक्षक भी ये जानते थे कि अगर हम इन्हें गुड देंगे या वेरी गुड देंगे तो ये और अच्छा काम करते रहेंगे। और इसे छोटे छोटे पुनर्बलनों से ही क्या होता है, जब लास्ट में परिणाम आता है तो जो परिणाम होगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इनके प्रतिपादक थे स्किनर। कौन था, इनका प्रतिपादक स्किनर था। इसने किन पे किया था, चूहे व कबूतर पर इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। क्या होता है, जो एक बॉक्स बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, एक बॉक्स बना दिया जाता है और वहां पर एक चूहे या कबूतर को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। चूहे व कबूतर को बंद कर दिया जाता है और उसको
जो एक लीवर है वो चोंच जैसे लीवर पर दबाएगा तो ऊपर से क्या होता, एक दाना उसमें पिंजरे में गिरता और वह चूहा क्या करता, वहां पर क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, एक लीवर बना दिया। जैसे ही वो लीवर पर चोंच मारता है और वहां ऊपर से क्या होता है, एक दाना आकर गिरता है। क्या करता है, ऊपर से एक दाना आकर गिरता है और वो जो कबूतर होता है या चूहा जिसपे अलग अलग दोनों पर प्रयोग किए, वो उनको क्या करता है, उठा लेता है और उन्हें क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और वो बार बार कोशिश करते रहते हैं, उनकी क्रियाओं के क्या करती है, वृद्धि बढ़ जाती है। और वो एक समय ऐसा आता है जैसे लीवर पर दबाता है और उनको क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है, स्टिमुलस नहीं दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता, जब हमने देखा कि थांड्राइक का जो बिल्ली थी, थांड्राइक की जो बिल्ली थी उसको क्या दिखाई दे रहा था, उसको भूखी बिल्ली को रखा गया था और उसके सामने क्या रख दिया गया था, स्टिमुलस रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, स्टिमुलस रख दिया गया था। और पहले क्या दिया जाता था, पहले उद्दीपक दिखाकर उसे अनुक्रिया करवाई जाती थी, क्योंकि बिल्ली को जब भूखा रखा गया तो वो उद्दीपक देखकर कोशिश करती थी। और इसमें क्या है, स्कैनर ने बताया क्या, इसमें स्कैनर ने आरएस थ्योरी पर सिद्धांत पर काम किया कि पहले अनुक्रिया करेगा, पहले क्या करेगा, पहले जो चूहा है वो क्रियाएं करता रहेगा, बार बार जगह जगह चलता रहेगा और जैसे ही वो लीवर पे पैर दबाएगा और ऊपर से क्या आएगा, एक दाना आएगा और वो खा लेगा। तो उसे पहले दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, उसको जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है वो पहले दिखाई नहीं दे रहा है और वो कोशिश करता रहता है बिना देखे। और जैसे ही उसे पुनर्बलन मिलता है या दाना मिलता है तो वो और ज्यादा कोशिश करता है और बार बार, मतलब ऐसे अगर 10 बार कोशिश करने से उसको एक बार स्टिमुलस मिलता है तो उसने धीरे धीरे उसकी संख्याओं में क्या कर दी, कमी कर दी और अपनी क्रियाओं में गति बढ़ा दी। तो यह था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, जो आरएस थ्योरी किसने दी थी, आरएस थ्योरी दी थी स्किनर ने। तो एसआर थ्योरी थांड्राइक की और इसके उल्टे आरएस थ्योरी इसकी थी, इसके। अब हम देखते हैं जो पुनर्बलन हमने देखा, वो पुनर्बलन क्या क्या होता है। पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन होता है। किसी क्रिया करने के बाद जब हमें पुनर्बलन मिलता है या शाबाश मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, पुनर्बलन कहा जाता है। लेकिन जब पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। कितने प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला हम देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन से क्या होता है, क्रिया की दर को बढ़ाता है। जो सकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या करता है, क्रिया की दर को बढ़ाता है। और नकारात्मक दर, जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या करता है, क्रिया की दर को कम करता है। क्या करता है, क्रिया की दर को कम करता है। ऐसे उद्दीपक होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। सकारात्मक उद्दीपक क्या होते हैं, ऐसे उद्दीपक होते हैं जो इसके परिणाम क्या होते हैं, सुखद होते हैं और इनके परिणाम क्या होते हैं, अप्रिय, दुखद और पीड़ादायक होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अनुक्रियाओं में दृढ़ता आती है। इसके द्वारा क्या होती है, जो अनुक्रियाएं की जाती है, क्रियाएं की जाती है, उनमें दृढ़ता होती है और उस क्रिया को बनाए रखता है। जो पुनर्बलन होता है उसमें क्या होती है, जो सकारात्मक पुनर्बलन है उससे अनुक्रियाओं में दृढ़ता आती है और क्रियाओं को बनाए रखने में सहायक है। इसके अलावा जो नकारात्मक पुनर्बलन है वह है पलायन व परिहार की अनुक्रिया सिखाता है। ये क्या सिखाता है, पलायन करना सिखाता है, परिहार करना सिखाता है। पलायन मतलब छोड़ के चले जाना या परिहार दूर बचना सिखा देता है। जिस प्रकार हम देखते हैं सकारात्मक में, सकारात्मक पुनर्बलन किससे होता है, मेहनत करने के बाद एक किसान या कोई व्यक्ति जो लेबर होता है वो क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है तो इसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन मिलता है। और ये कौन सा पुनर्बलन होता है, ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि थोड़ी सी दुख की बात क्या होती है, प्रसन्नता मिलती है, तो ये क्या होगी, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। पुरस्कार अगर मिलता है किसी कार्य करने के लिए, किसी को शाबाश मिलता है या पुरस्कार मिलता है, शाबाश भी एक प्रकार का क्या होता है, पुनर्बलन होता है, पुरस्कार होता है। इस प्रकार अब किसी को पुरस्कार मिलता है तो वो भी क्या है, एक पुनर्बलन का काम करता है। अगर सकारात्मक पुनर्बलन हो तो वो अनुक्रियाओं में दृढ़ता लाता है। इसके अलावा हम देखते हैं पद प्राप्ति। अगर किसी पद की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, होगा ही सिलेक्शन, अगर हमारा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मिल जाता है, हमें पुनर्बलन मिल जाएगा और हमें क्या होगी, आगे और कोशिश करने की दृढ़ता मिलेगी और हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो हम और भी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी है आगे की वैकेंसियों में हम सिलेक्ट होते जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है।
नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना। अगर कोई बच्चा है तो वो क्या कर रहा है? डांट से बचने के लिए क्या करता है? गृह कार्य करता है। स्कूल में जब रोज बच्चा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कल तुम्हें ये होमवर्क करके आना है वरना तुम्हें क्या मिलेगी? डांट पड़ेगी। तो वो बच्चा क्या करता रहता है? पूरे दिन उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे होमवर्क करना है, और होमवर्क करते ही क्या फ्री हो जाता है। वो क्या करता है? होमवर्क, जैसे उसने होमवर्क किया, जैसे तैसे उसने होमवर्क निपटा दिया और वो फ्री हो गया। तो वो किसके लिए करता है? उसे पुनर्बलन कैसा मिलता है? नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। और वो क्या हो जाता है? वो डर में जीने लग जाता है, और वो डर के चक्कर में क्या करने लग जाता है? गृह कार्य करता है और कुछ याद भी नहीं हो पाता, और वो सिर्फ गृह कार्य करने में लगा रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल ओढ़ना। ये नकारात्मक पुनर्बलन में आता है कि जैसे ठंड से बचना है तो हमें क्या कर लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन में आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कार्यालय में जुर्माने से बचने के लिए समय पर पहुंचना। अगर कोई कार्यालय में कर्मचारी है तो कार्यालय जो मैनेजमेंट है उन्हें फिक्स कर दिया है कि अगर समय पर नहीं पहुंचते हो तो आपको क्या करना होगा? फाइन भरना होगा, आपको जुर्माना भरना होगा। तो जो कर्मचारी होते हैं वो समय पर पहुंचते हैं और क्या करते हैं? समय पर पहुंचते हैं और ये जुर्माने से बचाव करते हैं अपने आप का। तो ये कैसा पुनर्बलन हो गया? ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। नकारात्मक पुनर्बलन से क्या होती है? पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत दुखद श्रेणी में चले जाते हैं। कई बार बच्चों को अगर ज्यादा डांटा जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, तो वो क्या कर जाते हैं? वो पलायन कर जाते हैं और परिहार करने की स्थिति में रहते हैं। और कभी कभी तो उनकी क्या हो जाती है? सुसाइड तक चले जाते हैं। और ये कैसा है? ये जो दंड है वो है पीड़ात्मक और नकारात्मक श्रेणी में आता है। तो हमें हमेशा सकारात्मक जो पुनर्बलन है उस पर ज्यादा ठोस रखना है और नकारात्मक पुनर्बलन की ओर कम अग्रसर रहता है। क्योंकि ये बच्चों को क्या करता है? ये बच्चों को, अगर हम बच्चों को डांटते हैं गृह कार्य के लिए तो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कोशिश करते रहते हैं और उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि गृह कार्य करना है। अगर वो खेलने गए हैं तो भी उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे सिर्फ गृह कार्य करना है। तो पुनर्बलन क्या होना चाहिए? पुनर्बलन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? क्रिया की दर को बढ़ाता है। ऐसे उद्दीपक होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। अनुक्रियाओं में दृढ़ता आती है और उस क्रिया को बनाए रखता है, जैसे भोजन, प्रसन्नता, पुरस्कार प्राप्ति। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? क्रिया की दर को कम करता है। इसके परिणाम अप्रिय, दुखद व पीड़ादायक होते हैं। पलायन व परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल ओढ़ना, कार्यालय में जुर्माने बचने के लिए समय पर पहुंचना। तो ये था पुनर्बलन। अब हम देखते हैं जो पुनर्बलन होता है वो किस प्रकार से सतत, दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, सतत व असतत पुनर्बलन। तो अब हम देखते हैं इसको, सतत व असतत पुनर्बलन को। पुनर्बलन, पुनर्बलन कितने प्रकार के हो गया? पहला है सतत पुनर्बलन। ये क्या होता है? सतत पुनर्बलन होता है कि समय समय पर क्या होता है? पुनर्बलन दिया जाता है, तो इसे सतत पुनर्बलन किया जाता है। कुछ अंतराल के बाद उसे क्या मिल जाता है? पुनर्बलन मिल जाता है और लगातार बनता रहता है। कभी हमने देखा है जो शिक्षक होते हैं वो बार बार बच्चों को क्या करते रहते हैं? शाबाश, वेरी गुड, अच्छा, ऐसे करते रहते हैं। तो उन्हें क्या होता है? वो उन्हें पता है कि मैं बच्चों को बार बार ऐसे कहूंगा तो वो बार बार कोशिश करते रहेंगे, अपनी ओर से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो क्या होगा? उनकी जो सीखने की गति है वो बढ़ जाएगी और अनुक्रिया में क्या आएगी? दृढ़ता आएगी। तो यह हो गया सतत पुनर्बलन। अब हम देते हैं असतत पुनर्बलन। कौन सा हो गया? असतत पुनर्बलन। असतत पुनर्बलन होता है दो प्रकार का, अनुपात पुनर्बलन, अनुपात असतत पुनर्बलन। क्या हो गया? अनुपात असतत पुनर्बलन। और दूसरा हो गया अंतराल, अंतराल असतत पुनर्बलन। पुनर्बलन असतत पुनर्बलन कितने प्रकार का हो गया? अनुपात असतत पुनर्बलन और अंतराल असतत पुनर्बलन। तो अनुपात में क्या होता है? अनुपात किसका किया जाता है? संख्या का क्या होता है? अनुपात।
तो ये संख्या पर आधारित होता है। क्या होता है? संख्या पर आधारित अनुपात होता है। और ये अंतराल होता है समय पर, समय पर आधारित पुनर्बलन। समय पर और संख्या से क्या मतलब हो गया? अनुपात। हमें अनुपात दिया जाता है कि जैसे किसी बच्चा ज्यादा सीख रहा है या कोई बच्चा कम सीख रहा है तो क्या हो गया? उसको तुलना की जाती है, अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये संख्या पर आधारित अनुपात हो गया, अनुपात असतत पुनर्बलन। इसके अलावा अंतराल असतत पुनर्बलन से समय पर आधारित होता है। बार बार कुछ समय के बाद, जैसे हमने कभी देखा है कि कुछ जो टीचर होते हैं जो पढ़ाते समय क्या करते हैं, कुछ समय के बाद, मतलब 2-3 लाइन बोल दी और उसके बाद में बोलते शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया? अंतराल फिक्स हो गया कि इस समय के बाद वो बोलेंगे ही। तो जैसे उनकी क्या हो जाती है? हैबिट बढ़ जाती है धीरे धीरे। और जैसे बच्चे एक लाइन बोल देते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिक उनके मन में ऐसा हो जाता है कि अब सर क्या बोलेंगे? शाबाश, वेरी गुड। तो उनकी क्या हो जाती है? हैबिट हो जाती है। और बच्चों को क्या लग जाती है? उसमें आदी हो जाते हैं बच्चे सुन सुन के कि अब सर ऐसे बोलेंगे। या कभी हमने देखा है कि जो एक चैप्टर होता है, जब कोई शिक्षक क्या करता है, एक चैप्टर होने के बाद उनको कॉपी जांच करेगा और शाबाश देगा, तो वो एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद में कोशिश करने बंद कर जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि 10 क्वेश्चन हमने पूछे और हमें पता है कि अगर 5 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो वेरी गुड मिलेगा, तो बच्चे जो 5 क्वेश्चन का ही जवाब देंगे और जो 5 क्वेश्चन है उनको स्किप कर जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये अंतराल असतत पुनर्बलन हो गया। टाइम के अनुसार क्या हो जाती है? पुनर्बलन मिलता है। जो समय के साथ फिक्स पाबंद हो जाते हैं कि इस समय के बाद हमें पुनर्बलन मिलेगा। और ये क्या हो गया? ये संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित क्या हो गया? जो काउंटिंग की जाती है कि इतनी हमने इतना बोल दिया, इसके बाद में क्या मिलेगी? हमें पुनर्बलन मिलेगा। तो इनके लिए फिक्स हो जाता है और बच्चों को क्या मिल जाता है? बोर हो जाते हैं वो। तो ये था पुनर्बलन। अब हम देखते हैं जो अपना सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है उनका शिक्षा में क्या उपयोग है। शिक्षा में महत्व है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का। शिक्षा में क्या महत्व है? तो पुनर्बलन से क्रियाओं को जोड़ता है। ये क्या करता है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत में क्या बताया गया है कि पुनर्बलन से क्या होता है? क्रियाओं को जोड़ा जाता है। एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ा जा सकता है। जब किसी बच्चे को पुनर्बलन मिलता है तो वो पहली क्रिया को वापस दोहराता है और नेक्स्ट क्रिया को भी अपने पूरे एफर्ट के साथ करता है। तो क्या हो गया? ये क्या हो गई? ये पुनर्बलन में कड़ियों को जोड़ी जाती है और क्रियाओं को जोड़ा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक साथ कई पुनर्बलन देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए। इसमें क्या है? अगर हमें पुनर्बलन जितना देना है तो वो उतना क्या होगा? एक साथ देना चाहिए और बिना टाइम के। टाइम का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम कम लगेगा या समय का गैप ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है? जो उसका पुनर्बलन है देना या नहीं देना उसके बराबर हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, वांछित व्यवहारों में को पुनर्बलन प्रदान कर स्थायी बनाया जा सकता है। अगर हम जैसा हम चाहते हैं तो पुनर्बलन देकर क्या किया जाता है? स्थायी बनाया जा सकता है। अगर कक्षा में कोई बहुत ही उद्दंडित बच्चा है और बार बार वो क्या करता है? शरारत करता रहता है, और अगर शिक्षक को उसे सुधारना है तो क्या करेगा? उसे मारना पीटना नहीं है, क्योंकि अगर उसे मारा पीटा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और वो और ज्यादा उद्दंडता करेगा। उसको ऐसा करना है कि जब वो क्या करता है? नकारात्मक कार्य करता है तो उसे क्या करना है? उसे सराहना है या उसकी बात को समझाना है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये गलत होता है और ये नुकसान हो सकता है। इसके बारे में बताकर हम वांछित व्यवहारों को क्या कह सकते हैं? हम वांछित व्यवहारों को स्थायी बना सकते हैं, उनमें आदतों का निर्माण कर सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और नए नए उनमें व्यवहारों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। क्या है? अगर नकारात्मक पुनर्बलन देना है या सकारात्मक पुनर्बलन देना है तो हमें क्या करना है? जल्द ही दे देना चाहिए। जैसे ही क्रिया खत्म होती है उसके बाद पुनर्बलन मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर समय का ज्यादा अंतराल हो जाता है तो क्या होगा? उसका जो पुनर्बलन मिलेगा उसका असर कम होगा और उसका कोई असर नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुरस्कार व दंड की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार व दंड की प्रक्रिया, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमने देखी है। हम अब नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी उनमें शिक्षण प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। तो उसमें जो पुरस्कार और दंड की प्रक्रिया होती है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके अलावा हम देखते हैं,
शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें बच्चों के जो शब्द भंडार है उनमें भी वृद्धि कर सकते हैं। तो एक बार शिक्षा में महत्व एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या हो गया, पुनर्बलन से क्रियाओं को जोड़ा जाता है। एक समान एक साथ कई पुनर्बलन देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए। वांछित व्यवहारों को पुनर्बलन प्रदान कर स्थायी बनाया जा सकता है। सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार व दंड की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। तो यह था अपना आज का सेशन सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के बारे में। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, सेल्फिश ना बने और सभी जो अपने कैंडिडेट है उनको ये जरूर पहुंचाए ताकि वो आपको कंपटीशन में बराबर कंपीट कर सके। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।